So in this third video, we are now going to cover Sarojini Tea Company versus Collector of Dibrugarh. ये केस बेस्ड है असम सीलिंग एक्ट पे। उसका 3 सेक्शंस ये केस कवर करता है, सेक्शन 5, 12 एंड 7। सेक्शन 5 क्या कहता है कि रिटर्न ऑन द एक्सेस ऑफ लैंड मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक लिमिट प्रिस्क्राइब की हुई है, जैसे 10 बीघा लैंड एक पर्सन ओन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ओन कर सकता है। तो जो एक्सेस ऑफ लैंड है वो लैंड ओनर सरकार को बताएगा। अंडर सेक्शन 12 द असेशन ऑफ कंपनसेशन, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट द कंपनसेशन मीन्स कंपनसेशन किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। जो भी लैंड सरकार एक्वायर कर रही है वो कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा। फिर सेक्शन 7 आता है कि रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू मीन्स ये एक प्रोसेस है लैंड रेवेन्यू रिकवर करने का, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू दिस केस, as you are saying that whether the expression annual land revenue under Assam Ceiling Act also includes surcharge। Assam Ceiling Act में जो टर्म यूज किया गया है एनुअल लैंड रेवेन्यू, असम सीलिंग एक्ट में जो टर्म यूज किया गया है एनुअल लैंड रेवेन्यू, वो सरचार्ज को इंक्लूड करता है या नहीं। इसमें यस, द एनुअल लैंड रेवेन्यू used in Assam Ceiling Act includes surcharge means एनुअल लैंड रेवेन्यू के साथ साथ उस पर सरचार्ज भी दिया जाएगा। और सरचार्ज है क्या? सरचार्ज इज टैक्स ऑन टैक्स मीन्स पहला टैक्स तो लगाया गया है, फर्स्ट स्टेज का टैक्स लगाया गया है उस चीज पे, फिर फर्दर उस टैक्स पे भी टैक्स लगाया गया, उसको सरचार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो अब फर्दर क्या है कि लैंड सीलिंग एक्ट इनेक्टेड बाय द असम लेजिस्लेचर, असम लेजिस्लेचर जो है वो लैंड असम सीलिंग एक्ट वो इनेक्ट करता है और उसमें ये कहता है कि कोई भी पर्सन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता, पजेस नहीं कर सकता है। और अगर वो कर रहा है तो अंडर सेक्शन 5 ऑफ असम सीलिंग एक्ट, असम लैंड सीलिंग एक्ट या असम सीलिंग एक्ट, उसको एक रिटर्न फाइल करना है सरकार के पास। रिटर्न फाइल करना है इन द सेंस कि उसको डिस्क्लोज करना है कि मेरे पास इतना एरिया जो है वो एक्स्ट्रा है लैंड का। बट अगर वो लैंड ओनर ऐसा नहीं करता है तो उसको सारे के सारे लैंड पे 30% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा सरकार को। और फर्दर अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्विजिशन कर लेती है आपके लैंड का तो वो लैंड सारे फ्री ऑफ ऑल इनकम्बरेंशन हो जाता है मीन्स उस पर जितने भी लाइबिलिटीज लोन्स वगैरह हैं सब कुछ खत्म हो जाते हैं। और इस एक्ट में लैंड एक्विजिशन, असम लैंड एक्विजिशन एक्ट में सरकार ने लैंड को 3 भाग में बांटा है फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग द कंपनसेशन। 12A में 3 पार्ट में बांटा है फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग कंपनसेशन। सबसे पहला कैटेगरी है पेमेंट फॉर फेलो लैंड। व्हाट इज दिस फेलो लैंड? फेलो लैंड का मतलब होता है कि जिस लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, जिस लैंड पे खेती नहीं किया जा रहा है वो फेलो लैंड है। तो उस पे सरकार 25 टाइम्स ऑफ द एनुअल लैंड रेवेन्यू रेट, 25 टाइम्स एनुअल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो रहेगा वो कंपनसेशन में ऐड करके पे करेगी। अदर लैंड्स मीन्स बेसिकली इट टारगेट्स एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड पे सरकार 50 टाइम्स ऑफ एनुअल लैंड रेवेन्यू रेट एडिशनल पे करेगी। थर्ड कैटेगरी इज रेवेन्यू फ्री लैंड। इसका मतलब है कि जिस लैंड पे काफ़ी समय से रेवेन्यू नहीं दिया गया है तो उसका कंपनसेशन कैसे डिसाइड किया जाएगा। तो उस लैंड के आसपास का नियरेस्ट जो लैंड रहेगा उसका जो एनुअल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू है वही लैंड रेवेन्यू रेट उस फ्री लैंड का भी माना जाएगा। अब इसमें असम गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट करती है असम सीलिंग एक्ट में और कहती है कि ये जो है टी स्टेट्स पे भी अप्लाई होगा। पर ऐसा क्यों करने का ज़रूरत पड़ा होगा, इसका ऑब्जेक्टिव आप ये दे सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा टी का जो कल्टीवेशन है वो असम में होता है। तो बाकी सारे जो क्लेम्स है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट टी एस्टेट्स पे अप्लाई नहीं होगा, उनको
प्राइमा फेसाई खत्म करने के लिए स्पेसिफिकली इस एक्ट को अमेंड करके टी स्टेट्स पे भी अप्लाई कर दिया गया। और अमेंडमेंट के बाद एक सरोजनी टी कंपनी है जिसके पास एक्सेस लैंड था, मीन्स गवर्नमेंट जितना भी लैंड एरिया प्रिस्क्राइब किए उससे ज़्यादा लैंड था, उसको कलेक्टर एक्वायर कर लेता है और उस पर 80,000 कंपनसेशन पे करता है। कंपनसेशन पे करने के बाद इशू ये आता है कि जो सरोजनी टी कंपनी है वो कहती है कि कंपनसेशन इनएडिक्वेट है, मीन्स काफ़ी कम पैसा हमको दिया गया है मेरे लैंड के एवरेज में। ठीक है, तो मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपहेल्ड करता है कि कंपनसेशन में सरचार्ज और लोकल रेट ऐड कर देना चाहिए और कंपनसेशन बढ़ जाता है फिर। सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेज दैट सरचार्ज एंड लोकल रेट्स आर द पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। फर्दर अपील इन गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट का बेसिकली ये कहना था दैट द फुल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू यूज्ड अंडर असम सीलिंग एक्ट, फुल रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू जो एक टर्म है असम सीलिंग एक्ट में जो यूज़ किया गया है वो सरचार्ज और लोकल रेट को एक्सक्लूड करता है, मीन्स लैंड रेवेन्यू में सरचार्ज और लोकल रेट नहीं जोड़ा जाएगा। फर्दर सुप्रीम कोर्ट में अपील जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू बट लोकल रेट्स आर नॉट पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, फर्दर मोर एक क्वेश्चन आता है कि जैसे वेदर लोकल रेट्स पेबल अंडर द लोकल रेट रेगुलेशन कैन बी रिगार्डेड एज लैंड रेवेन्यू और नॉट, मीन्स लोकल रेगुलेशन रेट के हिसाब से जो लोकल रेट्स लैंड रेवेन्यू पे लगाया जा रहा है वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट होगा या नहीं होगा। जैसे सरचार्ज तो लैंड रेवेन्यू का पार्ट है बट ये लोकल रेट होगा या नहीं, इस पे ये डिस्प्यूट था। तो उस पर सबसे पहले ये लोकल रेट्स है क्या। जैसे जो भी लैंड ओनर है वो अपने लैंड के लिए रिलीफ सीख करता है कोर्ट में, उस रिलीफ तक पहुंचने के लिए उसको जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होता है, उसको लोकल रेट्स कंपनसेट कर देता है। मीन्स लोकल रेट का बेसिक पर्पस होता है कि उस मतलब कि वेरियस रिलीफ जो उसने सीख किया है लैंड में, वेरियस रिलीफ जो उसको मिला है लैंड में, उस तक पहुँचने के लिए जितना उसका पैसे लगा है, एक्सपेंडिचर्स हुआ है, उसको वो कंपनसेट कर देगा लोकल रेट। ठीक है, अंडर सेक्शन 4 इट इज प्रोवाइडेड दैट द लोकल रेट इज टू बी imposed फॉर द एनुअल वैल्यू ऑफ द लैंड, मीन्स लोकल रेट एनुअल वैल्यू ऑफ लैंड के हिसाब से डिसाइड होगा। सेक्शन 4 में ये दिया हुआ था। और सेक्शन 5 तो फर्दर आपका वही बात कर रहा है जो कि पहले हम लोग ने अभी कर चुका है। फिर एक केस आता है इसमें। केस से पहले इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि लोकल रेट्स आर द पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, लेकिन फिर जब अभी एक आगे जो केस आएगा, जैसे यहाँ पे है कि गुरुस्वामी एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, उसमें लास्टली ये अपील्ड हो जाएगा कि जो लोकल रेट्स है वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। अब कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सेस इज सेस एक सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड, सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टैक्स है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो टैक्स ऑन टैक्स बट फॉर अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। जैसे हेल्थ सेस हो सकता है, एजुकेशनल सेस हो सकता है, तो उन सब के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो सेस वो हो गया। ठीक, और सेक्शन 4 ऑफ द लोकल रेट रेगुलेशन also indicates that the local rates which is enforced is in the nature of cess, means सेक्शन 4 ये कहता है कि लोकल रेट्स जो भी लगाया गया है वो एक सेस के ही नेचर का है, लेकिन लोकल रेट इज टू बी यूज्ड फॉर इनकरिंग द लोकल एक्सपेंडिचर। जैसा कि पहले देख चुके हैं कि लोकल रेट सिर्फ लोकल एक्सपेंडिचर के लिए होता है। और लैंड रेवेन्यू एक जनरल रेवेन्यू है। ठीक है, वो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं लिया जाता है। मोर ओवर द लोकल रेट विच इज इम्पोज्ड अंडर द लोकल रेट इम्पोजिशन इज डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू। मीन्स जो भी लोकल रेट इम्पोज किया गया है वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट नहीं है, वो उससे बिल्कुल भी अलग है। ठीक, फिर उसके बाद है कि सेक्शन 7 प्रोवाइड्स एज रिकवरी ऑफ लोकल रेट एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। सेक्शन 7 में
रिकवरी प्रोसेस के बारे में बात किया गया था ना कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर किया जाएगा, तो उसी चीज को दोबारा से यहाँ पे रिपीट किया गया कि रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू के बारे में बोलता है, तो एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के थ्रू वो रिकवर किया जा सकता है, लेकिन लोकल रेट एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के थ्रू रिकवर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो जाएगा कि वो लैंड रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। लोकल रेट्स को इन प्रोपोर्शन टू लैंड रेवेन्यू इम्पोज किया जाता है, तो वो इक्विटी नहीं होगा, मीन्स वो इक्वालिटी नहीं होगा, वो इनइक्वालिटी हो जाएगा। जैसे अगर कोई लैंड ओनर है, उसको रिलीफ लेने में काफ़ी कम पैसा खर्च हुआ है, काफ़ी कम एक्सपेंडिचर्स हुआ है, और लैंड रेवेन्यू का एनुअल रेट के प्रोपोर्शनेट अगर उसको लोकल रेट दिया जाता है कंपनसेशन में, तो वो सरकार को लॉस है। इसका वाइस वर्सा, अगर लैंड ओनर को काफ़ी ज़्यादा खर्च हुआ है रिलीफ सीख करने में, रिलीफ लेने में, तो अगर ये लोकल रेट इन प्रोपोर्शनेट टू लैंड रेवेन्यू होता है और वो अगर कम होता है, कम उसको अगर कंपनसेशन मिलता है, तो वो लैंड ओनर के लिए बायास्ड है। ठीक है, तो इसीलिए इक्वालिटी नहीं है, ये इसमें बताया जा रहा है। Therefore, the High Court was right in holding that the local rate is an imposition which is distinct in character from the land revenue. तो हाई कोर्ट का कहना ये बिल्कुल सही था, नहीं आपके ये सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल सही था कि लोकल रेट्स are not a part of land revenue. Local rates are distinct from the land revenue. So, under section 12, जब एसेशन ऑफ कंपनसेशन का बात आता है, तो लोकल रेट को उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, ऑल्दो सरचार्ज को कंसिडर किया जाएगा। सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू। सो द केस हैज बीन कवर्ड हियर। फॉर सम कंटेंट्स यू कैन राइट दिस टू केसेस। विरसा स्टोन लाइम कॉर्पोरेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें भी ये सरचार्ज पे ही था। सरचार्ज इज अ सुपर एडेड चार्ज, पहले भी बता चुका हूँ। उड़ीसा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करती है, वो पावर कंजम्पशन पे 10% का सरचार्ज लगा देती है। ठीक, तो उसमें आउटसाइड दी परव्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसमें कंटेंशन ये रेज होता है कि ये जो 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के परव्यू से बाहर है। तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या हेल्ड करता है, वैलिड बिकॉज द सरचार्ज रॉन्ग टर्म बट द स्टिपुलेटेड रेट वाज द राइट टर्म। सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इसमें ये हेल्ड करता है कि ऑल्दो सरचार्ज जो स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया है वो रॉन्ग है, लेकिन जो उसमें टैक्स इम्पोज किया गया है वो राइट है, और उसके लिए जो राइट टर्म है वो टैरिफ है। ठीक है, फिर एक और केस है विश्वेश तीर्थ स्वामी वर्सेस द स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में क्या हुआ था, कंटेंशन ये था, वेदर मैसूर लेजिस्लेचर इज कंपेटेंट टू इनैक्ट मैसूर लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट। मीन्स मैसूर लेजिस्लेचर मैसूर लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट को इनैक्ट कर सकता है या नहीं। तो सर ये इनैक्ट कर सकता है या नहीं, मतलब ये जो एक्ट है मैसूर लैंड रेवेन्यू सरचार्ज एक्ट, इसका बेसिक पर्पस क्या होगा, क्या होने वाला था कि सरचार्ज इम्पोज करना। अब देखना ये है कि सरचार्ज कौन से लिस्ट का पार्ट है। ठीक है, सरचार्ज पार्ट है एंट्री 45 एंड 49 ऑफ अ स्टेट लिस्ट का। एंट्री 45 एंड 49 ऑफ अ स्टेट लिस्ट का पार्ट है सरचार्ज। सो अ स्टेट कैन इनैक्ट दैट एक्ट। सो नाउ द केस हैज बीन कवर्ड। थैंक यू।